नमस्कार। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत हुई 2024 की रामनवमी पर। इंदौर में रघुवंशी समाज का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी भव्य कार्यक्रम में नामी रघुवंशी परिवार की बेटी सोनम और नामी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी का बेटा राजा रघुवंशी अपने अपने परिवार के साथ मौजूद थे। यहाँ एक विशेष समानता सामने आई। सोनम और राजा दोनों मांगलिक थे। समाज में ऐसे विवाह को लेकर विशेष सतर्कता होती है, क्योंकि मांगलिक विवाह केवल मांगलिक से ही किया जाता है। राजा के लिए एक मांगलिक वधू की तलाश थी और सोनम के लिए एक मांगलिक वर की। सोनम और राजा दोनों मांगलिक थे, इसलिए कुंडलियां भी मिल गई, जिसके बाद दोनों परिवार भी राजी हो गए और बात आगे बढ़ गई। जिसके बाद सोनम के परिवार ने खुद ही शादी की तारीख निकलवाई, सारी रस्मों की तैयारी की और फिर फरवरी 2025 में रोके की रस्म बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और घर वालों ने भी इसे किस्मत का मेल मान लिया। फिर आया 11 मई 2025 का वो दिन, जब सोनम राजा की दुल्हन बनकर राजा रघुवंशी के घर रघुवंशी परिवार की शान बनकर ससुराल आ गई। 18 मई 2025 जब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सहकार नगर कैंट चौराहे के पास बने रघुवंशी परिवार के आलीशान बंगले में खुशियों का माहौल था। उसी दिन दोपहर का वक्त था। बंगले के ड्राइंग रूम में राजा रघुवंशी की माँ उमा देवी सोफे पर बैठी आराम कर रही थी। तभी राजा ने अपनी माँ यानी उमा देवी की तरफ देखकर बोला, माँ, सोनम कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहती है। इतना सुनते ही उमा देवी की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई और बोली, क्यों राजा, मैंने पहले भी कहा है ना, शादी के सवा महीने तक कहीं बाहर नहीं जाना है। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर माँ की तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में बोला, ठीक है माँ, लेकिन सोनम, उसने शादी से पहले एक मन्नत मांगी थी कि माँ कामाख्या देवी के दर्शन जरूर करेगी। अब उसी मन्नत को पूरा करने के लिए यह यात्रा जरूरी है। उसने तो फ्लाइट के टिकट भी बुक करवा लिए हैं, इसलिए सोनम चलने की जिद कर रही है। राजा की माँ उमा देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनका चेहरा भावशून्य था, लेकिन आंखें जैसे किसी पुराने विचार में डूबने लगी थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तो महीने भर बाद चले जाना। लेकिन तभी राजा ने अपनी माँ से कहा, असल में सोनम ने शादी से पहले एक मन्नत ले ली थी। वो मान चुकी थी, जब तक वह पति के साथ माँ कामाख्या देवी के दर्शन नहीं कर लेती, तब तक वो खुद को पूरी तरह से विवाहित नहीं मानेगी। उमा देवी ने यह बात सुनकर कुछ पलों तक चुप रही, लेकिन फिर अचानक उन्होंने राजा की ओर देखा और पूछा, कब जाना है। राजा ने बिना कोई लाग लपेट के जवाब दिया, परसों 20 तारीख को। 6-7 दिन में लौट आऊँगा माँ। थोड़ी देर सोचने के बाद उमा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से, आजकल का समय खराब है। माँ की बात सुन राजा ने तुरंत हामी भरी और माँ की मंजूरी मिलते ही वो फौरन बाहर निकला और मोबाइल निकालकर सीधे अपनी पत्नी सोनम को फ़ोन मिलाया। राजा की आवाज़ में खुशी थी और राजा ने कहा, सोनम, माँ मान गई, हम जा सकते हैं। माँ की अनुमति की खबर सुनते ही सोनम ने कहा, ठीक है, फिर कल हम दोनों मार्केट चलेंगे, थोड़ा शॉपिंग कर लेंगे, ताकि हमारी ट्रिप और भी यादगार बन जाए। राजा मुस्कुराया और पत्नी की बात मानते हुए अगले दिन राजा और सोनम दोनों शॉपिंग करने मार्केट गए और तय हुआ कि दोनों अपने अपने घर से निकलकर एयरपोर्ट पर मिलेंगे। और 20 मई की सुबह राजा और सोनम अपने अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकले और फिर दोनों एयरपोर्ट पर मिले। एयरपोर्ट पर मिलते ही राजा और सोनम अपनी हनीमून यात्रा पर निकल चुके थे। इंदौर से बेंगलुरु होते हुए आखिरकार 21 मई को दोनों गुवाहाटी पहुंचे और मां कामाख्या देवी के मंदिर गए। कामाख्या देवी के दर्शन हुए। राजा बहुत खुश था। उसे लगने लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब वो दीवार जो सोनम की मन्नत की वजह से उनके बीच खड़ी थी, शायद अब गिर जाएगी। लेकिन उसी रात जब राजा उम्मीद से सोनम के करीब आया, तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत थक गई हूँ, कल बात करेंगे। राजा फिर चुप रह गया। अगली सुबह सोनम ने एक और प्रस्ताव रखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना शिलोंग चलते हैं। वहाँ चेरापूंजी के पहाड़ों में बारिश हो रही होगी। सोनम की बात सुन राजा उसे देखता ही रह गया। पत्नी के चेहरे पर वो मासूम मुस्कान थी जिसे उसने शादी के बाद पहली बार देखा था। इसलिए राजा सोनम को मना नहीं कर सका और फिर 22 मई को दोनों शिलोंग की ओर निकल पड़े। शिलोंग पहुंचने के बाद राजा और सोनम ने एक खूबसूरत होम स्टे में कमरा लिया। दिन भर दोनों आसपास की वादियों में घूमे। शाम ढलते ढलते जब वो लौटे तो सोनम ने बड़ी मासूमियत से कहा, कल मेरा एकादशी का व्रत है, मुझे सुबह जल्दी उठना है और नियम भी रखने हैं। राजा फिर चुप हो गया।
फिर अगले दिन चेरापूंजी की वादियों में घूमते हुए करीब दोपहर के 1:30 बजे सोनम ने अपनी सास उमा देवी को फ़ोन किया। फ़ोन पर बड़ी ही सहजता से बोली, माँ आज मेरा एकादशी का व्रत है, थोड़ी थकान जरूर है लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम चेरापूंजी घूम रहे हैं। उमा देवी ने फ़ोन पर सुनकर हल्की चिंता जताई। उन्होंने कहा, बेटी व्रत रखकर इस तरह पहाड़ों में घूमना ठीक नहीं, अगर तबीयत बिगड़ गई तो। सोनम ने माँ को भरोसा दिलाया, नहीं आप चिंता मत कीजिए, राजा मेरे साथ है और सब ठीक है। और फ़ोन कट गया। लेकिन उमा देवी का मन कुछ बेचैन सा हो गया था। उसी दिन 22 मई की दोपहर लगभग 2 बजे इंदौर में स्थित अपने कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन अचानक उन्हें राजा की याद आने लगी। अगले ही दिन सुबह नींद से उठते ही उन्होंने सबसे पहले राजा को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। उन्होंने कई बार कॉल किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने सोनम को कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन भी बंद मिला। जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे विपिन को आवाज़ दी और कहा, बेटा दोनों के फ़ोन बंद है, ज़रा तू फ़ोन लगाकर देख, सुबह से मन बहुत घबरा रहा है। माँ की बात सुनकर विपिन ने फ़ौरन कॉल मिलाया लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। 24 तारीख की सुबह से शाम हो गई लेकिन न राजा का फ़ोन लगा और न सोनम का। अब वक्त हाथ से फिसल रहा था और जब 25 मई की शाम तक भी राजा और सोनम का कोई अता पता नहीं चला तो राजा के भाई विपिन ने सोनम के भाई गोविंद को बुलाकर उसे पूरी बात बताई। जिसके बाद विपिन और गोविंद दोनों ने मिलकर इंदौर पुलिस के पास जाकर राजा और सोनम की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। लेकिन ये कोई आम मामला नहीं था। ये गुमशुदगी थी लगभग 2500 किलोमीटर दूर मेघालय के घने पहाड़ों और गहरी घाटियों में लापता होने की। यह मामला बेहद संवेदनशील था और इसी वजह से इंदौर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया और इसकी जिम्मेदारी उठाई एडिशनल डीसीपी श्री राजेश दंडोतिया ने। श्री दंडोतिया ने तत्काल शिलोंग पुलिस से संपर्क किया, उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, राजा और सोनम की लोकेशन, यात्रा की डिटेल्स, आखिरी कॉल और यह भी बताया कि दोनों के फ़ोन 22 मई की दोपहर से बंद हैं। इंदौर पुलिस ने शिलोंग पुलिस से निवेदन किया, यह मामला सिर्फ गुमशुदगी नहीं हो सकता, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इन्हें ढूंढने में हमारी मदद करें। जिसके बाद शिलोंग पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और सोनम और राजा की तलाश शुरू कर दी। उधर विपिन और गोविंद राजा और सोनम के भाई अब बैठकर इंतजार करने वालों में से नहीं थे, इसलिए अगले ही दिन दोनों ने मेघालय के लिए उड़ान भर ली और जैसे ही वे शिलोंग एयरपोर्ट पहुंचे इस बात की भनक मीडिया को लग गई और यह मामला देखते ही देखते मीडिया की हेडलाइनों में छा गया। और जब खबर ने जोर पकड़ा तो राजनीतिक गलियारों में भी हलचल शुरू हो गई। मेघालय और मध्य प्रदेश के आला अधिकारी, पुलिस महानिदेशक और राज्य के नेताओं तक अब इस मामले को गंभीरता से देखने लगे। राजा और सोनम को खोज निकालने के लिए सरकार और पुलिस दोनों की प्रतिष्ठा अब दांव पर थी। लेकिन जब विपिन और गोविंद मेघालय पहुंचे तो उन्हें वहां की पुलिस की कार्यशैली देखकर झटका लगा। उनका कहना था कि सिर्फ दिखावे की खोजबीन हो रही थी। विपिन ने साफ आरोप लगाया, मेघालय पुलिस इस मामले में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रही, हमारा भाई कहाँ है किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। गोविंद ने भी मीडिया के सामने बयान दिया, हमने उन्हें सब कुछ बताया फिर भी अब तक किसी से कोई पूछताछ नहीं की गई। और जैसे ही ये बयान मीडिया में आया मामले ने और जोर पकड़ लिया। जिसके बाद अब मेघालय के पूर्व खासी हिल्स क्षेत्र में चल रहे एक अदृश्य आपराधिक नेटवर्क की खबरें भी बाहर आने लगी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस इलाके में पहले भी बाहरी पर्यटकों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जहां उन्हें सुनसान झरनों और पहाड़ियों में घूमने के बहाने ले जाकर लूटा गया या लापता कर दिया गया। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक और नया डरावना एंगल सामने आया। मेघालय के पहाड़ी इलाकों से कई बार टूरिस्ट लड़कियों को किडनैप कर पड़ोसी देश बांग्लादेश में भेज दिया जाता है। ये खबर सुनकर उमा देवी और सोनम के परिवार का दिल कांप उठा। अब शायद परिवार का पुलिस पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। जिसके बाद विपिन और गोविंद ने सीबीआई जांच की मांग शुरू कर दी। मामला राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा। इसी बीच गोविंद और विपिन को उस शख्स का पता चला जिससे राजा ने 4 दिन के लिए स्कूटी किराए पर ली थी और इसी स्कूटी पर दोनों शिलोंग से चेरापूंजी की ओर निकले थे। उस स्कूटी वाले ने बताया कि जब राजा और सोनम उससे स्कूटी लेने आए थे तो वो मावलखियात और नौगरियात घूमने के बारे में पूछ रहे थे। ये दोनों इलाके मेघालय के बेहद घने जंगलों और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, जहाँ मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान नहीं और कई जगह तो इंसानों की आवाज़ भी नहीं गूंजती। शिलोंग पुलिस को ये जानकारी बेहद अहम लगी और तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
टीमें बांट दी गई, ड्रोन से इलाके स्कैन होने लगे और आखिरकार कई घंटों की तलाश के बाद एक सुनसान जंगल के कोने में वो स्कूटी लावारिस हालत में खड़ी मिली जिसे राजा और सोनम ने किराए पर लिया था। हैरानी की बात यह थी कि चाबी अब भी स्कूटी में लगी हुई थी। न किसी दुर्घटना का निशान था, न कोई खून के धब्बे, लेकिन न राजा मिला और न सोनम। अब इस कहानी में कोई उम्मीद नहीं बची थी, बस रह गया था डर, सन्नाटा और एक सवाल, राजा और सोनम कहाँ हैं। और फिर 2 जून 2025, वो दिन जिसने राजा रघुवंशी के परिवार की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। पुलिस को बेसरडॉक फॉल्स के पास एक गहरी खाई में एक सड़ा गला शव मिला। पहले तो शव को पहचानना भी मुश्किल था क्योंकि शरीर बुरी तरह गल चुका था, चेहरा पहचान से बाहर हो गया था। लेकिन राजा की कलाई पर बना एक टैटू उसने हर शक को खत्म कर दिया। वो शव राजा का था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक था उसके सिर के आगे और पीछे धारदार हथियार से मारे गए घाव। जिसके बाद पुलिस ने आशंका जताई, हो सकता है ये कोई हादसा नहीं, ये एक सोची समझी हत्या थी। और उसके बाद हत्यारा या हत्यारे राजा की सोने की चेन, हीरे और सोने की अंगूठी और उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। राजा जो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने गया था, अब सिर्फ एक लाश बनकर एक गहरी खाई से वापस आया और राजा के घर मातम पसर गया। वहीं शव के पास एक और चीज थी जो इस पूरी कहानी का चेहरा बदलने वाली थी, एक कुल्हाड़ी जैसा दिखने वाला हथियार, दाव, जो पूरी तरह खून से सना हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि वो दाव बिल्कुल नया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सिर्फ एक ही काम के लिए खरीदा गया था, और वो था राजा रघुवंशी की हत्या। और सबसे बड़ा सवाल, राजा तो मिल गया, लेकिन सोनम कहाँ है? क्या वह मारी गई या जिंदा है? वहीं राजा के परिवार को शक था कि हो सकता है हत्यारे राजा को मारकर सोनम को अपने साथ ले गए। राजा का शव तो मिला, लेकिन सोनम अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। वहीं कुछ लोगों का मानना था शायद वो भी मारी जा चुकी है, तो वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि हो सकता है सोनम ही इस कत्ल की मास्टरमाइंड हो और अब कहीं छुपी बैठी हो। लेकिन पुलिस के लिए अब ये सम्मान का सवाल बन गया था। राजा की हत्या की खबर जैसे ही फैली, पूरा मामला गर्मा गया और मेघालय पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए अपने 25 अनुभवी पुलिस अधिकारियों के साथ 5 विशेष जांच टीमें एसआईटी गठित कर दी और इन टीमों को सोनम की तलाश में जंगलों और गांवों में लगा दिया गया। वहीं राजा की हत्या के बाद अब सोनम की सलामती को लेकर पूरा देश बेचैन था। और फिर 2 दिन बाद एक चौंकाने वाली खोज ने सोनम के परिवार को भी हिलाकर रख दिया। एक सुनसान जंगल में एक चट्टान के नीचे सोनम की खून से सनी जर्सी और एक सफेद टी शर्ट मिली। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। कहीं सोनम भी राजा की तरह किसी खाई में तो नहीं? लेकिन इसी बीच सोनम के परिवार ने एक और रास्ता चुना और वो था आस्था का। उन्होंने एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से संपर्क किया। ज्योतिष ने गहन गणना के बाद कहा, सोनम जिंदा है, सही सलामत है। और फिर उसने एक अजीब लेकिन आशावादी उपाय बताया। सोनम की उल्टी तस्वीर घर के बाहर टांग दो, वो जहां भी होगी वापस आ जाएगी। परिवार ने ठीक वैसा ही किया और अब सारी उम्मीद, सारा विश्वास उस एक उल्टी तस्वीर से बना हुआ था। वहीं 2 दिन बाद राजा का शव जब इंदौर पहुंचा तो पूरा शहर ठहर सा गया। जिस दरवाजे से सिर्फ 22 दिन पहले राजा की बारात निकली थी, उसी दरवाजे से अब उसकी अर्थी उठी। बैंड बाजे और घोड़े बारातियों की जगह अब वहां सिर्फ रोती हुई माँ थी, एक टूट चुका परिवार था और वो लोग जो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि राजा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब सवाल सिर्फ राजा का नहीं था, अब सवाल सोनम का था। उसकी तलाश जारी थी और उसकी सलामती की दुआ अब सिर्फ उसके अपने घर वाले नहीं कर रहे थे, बल्कि राजा की माँ उमा देवी भी कर रही थी। राजा की अर्थी तो उठ चुकी थी, लेकिन उमा देवी की आंखें अब भी दरवाजे पर टिकी थी। वो एक ही बात सोचती थी, कम से कम मेरी बहू मुझे वापस मिल जाए। उनका दिल जानता था जो हुआ सो हुआ, पर अगर सोनम जिंदा है तो वो लौट आए, और अगर नहीं तो सच सामने आए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राजा और सोनम का परिवार अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद में था। उधर कुछ लोग मेघालय पुलिस को लापरवाही का प्रतीक बना चुके थे, लेकिन इन सब आलोचनाओं के बीच ईस्ट खासी हिल्स जिले के एसपी और उनकी 5 एसआईटी टीमें चुपचाप लगातार जांच में जुटी रही। हर दिन जंगलों और सुनसान पगडंडियों में सोनम की तलाश में लगी थी। इधर राजा का अंतिम संस्कार हो चुका था। मीडिया हर दिन नए नए सवाल उठा रहा था कि तभी 8 जून की रात शिलोंग से पूरे 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर वाराणसी हाईवे पर
काशी चाय जायका नाम का एक छोटा सा ढाबा है। रात लगभग 1 बजे एक युवती घबराई हुई, थकी हुई हालत में वहां पहुंची। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने ढाबा मालिक से हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ मुझे सिर्फ एक कॉल करनी है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। उसकी बात सुनकर ढाबा मालिक ने जैसे ही उसे फ़ोन दिया, उसने झटपट एक नंबर डायल किया। वो नंबर था गोविंद रघुवंशी का। और जैसे ही गोविंद ने अनजान नंबर से फ़ोन उठाया, वो सन्न रह गया। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, भैया मैं सोनम बोल रही हूँ। सोनम की आवाज़ सुनकर गोविंद के होश उड़ चुके थे। जिस सोनम को पूरे देश ने मरी हुई या लापता मान लिया था, वो अब गाजीपुर के एक ढाबे से फ़ोन पर मदद मांग रही थी। रोती हुई कांपती हुई सोनम ने बताया, भैया मेरा अपहरण कर लिया गया था। वो लोग मुझे कहीं ले जा रहे थे, लेकिन मैं जैसे तैसे उनके चंगुल से छूटकर भागकर यहाँ तक पहुँची हूँ। गोविंद ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और उसी रात सोनम को ढाबे से सुरक्षित बरामद कर महिला सुरक्षा केंद्र पहुंचा दिया गया। उधर मेघालय पुलिस, जो पिछले 18 दिनों से सोनम की तलाश में थी, जैसे ही उन्हें सोनम के मिलने की खबर मिली तो उन्होंने एक गहरी राहत की सांस ली। राजा की माँ उमा देवी ने कहा, धन्य हो देवी माँ, मेरी बहू मिल गई। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ वहीं आया जब 9 जून की शाम शिलोंग से पहुंची पुलिस टीम गाजीपुर के महिला सुरक्षा केंद्र पहुंची। और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा देश हक्का बक्का रह गया। सोनम को उसके ही पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वही सोनम जिसके लिए राजा की माँ उमा देवी से लेकर पूरे देश ने दुआ की थी, जैसे पीड़िता कहा गया था। असल में वो इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड निकली। लेकिन जैसे ही सोनम की गिरफ्तारी की खबर फैली, एक नई बहस शुरू हो गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्या वाकई सोनम कातिल है? कुछ लोग कहने लगे, मेघालय पुलिस की इस केस में जो लापरवाही सामने आई है, इसलिए वो अब अपना गुस्सा सोनम पर निकाल रही है। कहीं ये तो नहीं कि पुलिस अपनी इज्जत बचाने के लिए एक मासूम लड़की को कातिल बना डाला हो। देश भर में चर्चा छिड़ गई। राजा के लिए दुख था, लेकिन सोनम के लिए सहानुभूति भी थी। असल में सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या अकेले नहीं की थी। उसने इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए 4 लोगों को साथ मिलाया था। पुलिस की तेजी और इन्वेस्टिगेशन ने उन चारों आरोपियों को पहले ही दबोच लिया था। जैसे ही सोनम को इस बात का पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे यकीन हो गया कि अब वो ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएगी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की, तो जो नाम सामने आए, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक पूरा प्लान मर्डर था। लेकिन जिस सोनम के मिलने पर लोग राहत की सांस ले रहे थे, जिसे एक मजबूर लड़की समझा जा रहा था, इंदौर और यूपी के अलग अलग इलाकों से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये चारों थे राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश इंदौर से, वहीं आनंद कुशवाहा उत्तर प्रदेश के एक गांव से। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम था 20 वर्षीय राज कुशवाहा, जो सोनम के बेहद करीब था और उसके पिता की मायका कंपनी में बिलिंग का काम करता था। दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या सिर्फ एक पति पत्नी की गलतफहमी या हनीमून पर हुए झगड़े का नतीजा नहीं थी। यह एक प्रेम त्रिकोण में पनपा और सोच समझकर रचा गया खूनी षड्यंत्र था। जिस कंपनी में सोनम एचआर के तौर पर काम करती थी, वहीं राज कुशवाहा उसके साथ बिलिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत था। काम के दौरान दोनों के बीच करीबी रिश्ता बन गया और वो रिश्ता धीरे धीरे इश्क और फिर गुनाह की हदें पार करता चला गया। वहीं सोनम ने अपनी शादी के सिर्फ 11वें दिन बाद ही अपने पति राजा को अपने प्रेमी और बाकी 3 साथियों के साथ मिलकर कत्ल की साजिश में फंसा दिया। अब तक जो सच सामने आया था वो भयानक था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ उसने ये साबित कर दिया कि सोनम एक कातिल ही नहीं, बल्कि एक मास्टर प्लानर थी। सोनम की कुंडली प्रबल रूप से मांगलिक थी, जिसका सीधा असर उसके स्वभाव पर पड़ा। मंगल के प्रभाव में आकर सोनम एक जिद्दी, तेज सोच वाली और बेहद आत्मकेंद्रित महिला बनी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपने पिता और भाई द्वारा शुरू की गई बालाजी मायका कंपनी में एचआर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कंपनी में राज एक मैनेजर था, लेकिन पद और प्रभाव में वह सोनम के अंडर में काम करता था। राज सोनम से उम्र में 4 साल छोटा था। सोनम एक एचआर अधिकारी के तौर पर शुरू में राज के साथ मालकिन जैसे पेश आती थी, लेकिन वहीं राज एक गरीब परिवार से था। माँ और बहन की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी। इसलिए जिस सोनम को वो रोज देखता था,
उसको वो दीदी कहकर बुलाता था। वहीं सोनम के लिए शायद राज अब सिर्फ अच्छा लगने वाला लड़का नहीं था, बल्कि अब वो उसे पाना चाहती थी, और शायद इसलिए उसने पहला कदम खुद बढ़ाया। शुरुआत हुई छोटी छोटी बातों से, और फिर धीरे धीरे राज को साथ ले जाकर वह अपने मन से उसे तरह तरह के गिफ्ट देने लगी। राज चुप था। ऑफिस की बातचीत और बाहर की शॉपिंग सबने मिलकर कुछ और ही रिश्ता गढ़ दिया। और फिर सोनम का परिवार, शायद वे राज को कभी दामाद स्वीकार नहीं करते। राज न केवल एक कर्मचारी था, बल्कि एक आर्थिक रूप से बेहद कमजोर और सोनम से उम्र में छोटा भी था। वहीं दूसरी ओर सोनम की अपनी छवि थी, देखने में शांत, बातों में नरमी, लेकिन अंदर से रहस्यमयी और जिद्दी। मोहल्ले की सबसे आज्ञाकारी बेटी, हर रिश्तेदार की प्यारी और पिता के इशारे पर चलने वाली बेटी। लेकिन शायद सोनम जानती थी, अगर उसने पिता के खिलाफ जाकर राज से शादी की तो वो सब कुछ खो सकती है, जिसे उसने अब तक बड़ी बारीकी से कमाया था। मोहल्ले की बनी छवि, नाते रिश्तेदारों में इज्जत, और सबसे बढ़कर पिता की संपत्ति से उसका हक। वहीं सोनम के घर में अब उसकी शादी की बातें होने लगी थी, लेकिन सोनम जानती थी कि उसकी शादी में अब भी एक जगह बची हुई है, और वो थी उसकी कुंडली। क्योंकि सोनम मांगलिक थी, और इसलिए उसके पिता को योग्य लड़का ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। कोई लड़का कुंडली में फिट नहीं बैठता, और जब कुंडली मेल खाती तो रिश्ता नहीं बनता। अब सोनम की जिंदगी एक ऐसे चौराहे पर आ चुकी थी जहां से कोई भी रास्ता सीधा नहीं जाता था। और जब अक्टूबर 2024 में सोनम और राजा के परिवारों के बीच रिश्ते की बात चली, और फिर फरवरी में रिश्ता तय हो गया, यह वही रिश्ता था जिससे उसके घर वाले बहुत खुश थे, समाज गर्व कर रहा था। लेकिन शायद सोनम अंदर से तिल तिल कर टूट रही थी, क्योंकि शायद वो राज को चाहती थी और वो उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन नहीं, ये बात कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, और इसलिए उसने कहा भी नहीं। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो सबसे खतरनाक रास्ता चुनता है। सोनम की शादी तय हो चुकी थी, बारात की तैयारियां शुरू हो गई थी, और अब वक्त था फैसला लेने का, क्योंकि सोनम को किसी भी कीमत पर राजा से शादी रोकनी थी। और फिर शादी के सिर्फ 11 दिन पहले 1 मई को एक फैसला हुआ। सोनम और राज ने तय कर लिया कि अब राजा को रास्ते से हटाना ही होगा। जिस रात नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ अपनी सुहागरात के सपने सजाती है, उसी रात सोनम ने अपने पति की मौत का सपना देखा। शादी के सिर्फ कुछ घंटे बाद राजा ने जब अपने कमरे में कदम रखा, और सामने बैठी थी सोनम, जिसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, चलो हनीमून पर चलते हैं। लेकिन राजा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे यहाँ ये परंपरा है, शादी के 1.25 महीने तक नवविवाहित दंपत्ति कहीं बाहर नहीं जाते। वहीं सुहागरात की रात, जब राजा ने पहली बार अपनी पत्नी सोनम की ओर भावनाओं से बड़ा कदम बढ़ाया, तो उसे रोक दिया गया। सोनम ने कहा, मैंने एक मान्यता मानी है, जब तक मैं गुवाहाटी जाकर माँ कामाख्या देवी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद नहीं ले लेती, तब तक मैं तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं हो सकती। राजा चौंका, उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चुप रहा, और बाकी के 4 दिनों में उसने अपनी हदें बनाकर रखी। 15 मई, राजा की नई नवेली दुल्हन सोनम पग फेरे की रस्म के चलते अपने मायके चली गई। ससुराल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन मायके में राजा की मौत का प्लान तैयार हो रहा था। अगले ही दिन 16 मई को सोनम अपने प्रेमी राज से मिली। वहां पहले से मौजूद थे राज कुशवाहा, आकाश, विशाल और आनंद कुर्मी। इन चारों को पहले से पता था कि सोनम राजा से प्यार नहीं करती, बल्कि वो राज को चाहती है। जैसे हम शादी कहते हैं, उसमें वादे होते हैं, सपने होते हैं, और सबसे अहम भरोसा होता है। लेकिन सोनम की शादी में न वादा था, न सपना, सिर्फ एक सौदा था, मौत का सौदा। 16 मई को जब सोनम सुनसान प्लाट में राज और उसके साथियों से मिली, तो तय किया गया, राजा अब नहीं बचेगा। और फिर सोनम ने उन चारों को राजा को मारने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी, और उन्हें 50,000 रुपये नगद, 2 नए सिम कार्ड, इंदौर से गुवाहाटी तक का 17 मई का रेल टिकट दिया। सोनम ने कहा, तुम लोग गुवाहाटी पहुंचो, मैं राजा को लेकर 21 तारीख को वहां आ जाऊंगी, फिर हम सब मिलकर उसका हमेशा के लिए दी एंड कर देंगे। इसी प्लान के तहत किसी को भी उन पर शक ना हो, राज इंदौर में ही रुका रहा, और 17 मई को तीनों लड़के नई सिम कार्ड लेकर ट्रेन से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। अब सिर्फ इंतजार था 21 मई का, जब सोनम राजा को हनीमून के बहाने ले जाकर रास्ते से हटाने का प्लान था। जैसे ही इंदौर से विशाल, आकाश और आनंद गुवाहाटी के लिए रवाना हुए, सोनम ने अपने मास्टर प्लान का आखिरी कार्ड खेला। उसने गुवाहाटी के लिए 2 हवाई टिकट बुक किए,
और फिर राजा को एक प्यारा सा मैसेज भेजा, सपनों से भरा हनीमून गिफ्ट है ये, सिर्फ तुम्हारे लिए। राजा थोड़ा हिचका। माँ ने कहा था 1.25 महीने तक बाहर नहीं जाना। लेकिन तभी सोनम ने कहा, तुम रुक सकते हो राजा, लेकिन मैं एक पत्नी होकर 1.25 महीने तक अपने आप को तुमसे दूर नहीं रख सकती। और बस यहीं सोनम जीत गई। और जब माँ उमा देवी ने सुना कि बहू कामाख्या देवी के दर्शन पर जाना चाहती है, तो उन्होंने कहा, जा बेटा। और फिर 21 मई को सोनम और राजा हवाई जहाज से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरते हैं। 21 मई दोपहर का समय। कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी, चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, और उन्हीं में छिपे थे 3 हत्यारे, विशाल, आकाश और आनंद। सोनम ने नई सिम कार्ड से अपनी लाइव लोकेशन इन तीनों को भेज दी थी। प्लान था दर्शन के बाद ही राजा को खत्म करना है, लेकिन मंदिर में इतनी भीड़ थी कि तीनों का राजा के आसपास आने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन सोनम पीछे हटने वाली नहीं थी। वो पहले ही ठान चुकी थी कि राजा अब इंदौर जिंदा नहीं लौटेगा। वहीं कामाख्या देवी के दर्शन के बाद राजा को लगा अब सब ठीक हो जाएगा और अब उनका रिश्ता शुरू होगा। कामाख्या देवी के दर्शन हो चुके थे, लेकिन सोनम अब भी अपने मिशन पर लगी थी। 22 मई की रात सोनम ने राजा से बड़े प्यार से कहा, चलो शिलोंग चलते हैं। सोनम की बात सुनकर राजा मना न कर सका। उस रात सोनम ने तीनों लड़कों को फोन पर कहा, कल शिलोंग आ जाओ। और अगली सुबह 22 मई को राजा और सोनम शिलोंग की सुनसान पहाड़ियों में घूमने निकले, लेकिन वहां भी मौका नहीं मिला। अब सोनम ने ठान लिया था, बस बहुत हुआ। कल यानी 24 मई वो दिन होगा जब राजा इस दुनिया को आखिरी बार देखेगा। इसलिए 23 मई की सुबह बहुत जल्दी सोनम ने राजा से कहा, चलो आज नौगरियात चलते हैं, झरने, घाटियां और डबल डेकर ब्रिज देखेंगे। और राजा राजी हो गया। 23 मई की दोपहर नौगरियात की पहाड़ियों में ठंडी हवा बह रही थी, और तभी योजना के अनुसार हिंदी बोलते हुए 3 युवक सामने आते हैं, आनंद, विशाल और आकाश। सोनम ने उन्हें हिंदी भाषी होने के चलते अपने साथ ले लिया। राजा को भी इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। और बस 23 मई दोपहर का वक्त, और जैसे ही एक सुनसान जगह आई, सोनम ने अचानक जोर से चीखा, मार दो इसे। और विशाल ने एकदम से अपने कपड़ों में छुपाया हुआ तेज धार वाला दांव निकाला और पीछे से राजा के सिर पर पहला वार किया। राजा चौंक कर पलटा, लेकिन तभी दूसरा वार सामने से सीधे उसके माथे पर पड़ा। राजा को बिल्कुल भी संभलने का मौका ही नहीं मिला और राजा लहूलुहान वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जिसके बाद तीनों लड़कों ने मिलकर राजा के शरीर को उठाकर बेसरडॉक फॉल्स की सैकड़ों फीट गहरी खाई में फेंक दिया। राजा अब इस दुनिया में नहीं था और उसकी लाश सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर चुकी थी। और अब सोनम को अपनी दूसरी स्क्रिप्ट पर काम करना था, अपहरण पीड़िता बनकर सामने आने की। हत्या के कुछ ही पल बाद सोनम और राजा ने जो स्कूटी किराए पर ली हुई थी, सोनम उसी पर आरोपी विशाल के साथ बैठकर जंगल के रास्ते कुछ किलोमीटर का सफर तय किया। और रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर स्कूटी को जंगल में छोड़ दिया गया, जिसका मकसद था सबूत मिटाना। इसके बाद सोनम बुर्का पहनकर सिलीगुड़ी, पटना, लखनऊ होते हुए इंदौर वापस लौट आई। इंदौर पहुंचते ही उसने एक फ्लैट किराए पर लिया। सोनम को पूरा यकीन था कि राजा अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी लाश भी शायद कभी नहीं मिलेगी। फिर कुछ हफ्ते बाद वह गायब पत्नी या बेचारी विधवा बन जाएगी और राजा की संपत्ति का हिस्सा लेकर इसके बाद राज के साथ शादी कर नई जिंदगी शुरू करेगी। क्योंकि अब रोकने वाला कोई नहीं था, शायद पिता भी नहीं, क्योंकि वो कह सकेगी, मैं विधवा हूँ, कौन मेरा साथ देगा। लेकिन किस्मत की भी अपनी चाल होती है। 2 जून को बेसरडॉक फॉल्स की खाई में जब सड़ा गला शव मिला और राजा के हाथ पर बने टैटू से उसके शव की पहचान हुई, तो सोनम का पूरा खेल वहीं खत्म हो गया। इसके सिर्फ 8 दिन बाद 10 जून की रात गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम पुलिस के शिकंजे में थी। माना जा रहा है कि सोनम ने राजा से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि उसका मंगल दोष शांत हो जाए, और शायद इसी दोष शुद्धि के लिए एक मासूम पति को साजिश के तहत शादी के 1 महीने के भीतर ही मौत की नींद सुला दिया गया, ताकि सोनम राज कुशवाहा से मंगल दोष मुक्त शादी कर सके। वहीं शिलोंग पुलिस का कहना है कि 23 मई को शिलोंग की गहरी खाई में राजा की हत्या कर दी गई थी। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद 25 मई को सोनम बुर्का पहनकर इंदौर लौट आई। वहीं इंदौर, जहां राजा की मां अपनी बहू और बेटे की सलामती की मन्नतें मांग रही थी। 23 मई राजा की हत्या से ठीक कुछ घंटे पहले सोनम ने अपनी सास उमा देवी को फ़ोन किया और बड़े ही मासूम अंदाज में कहा, माँ, आज मेरा एकादशी का व्रत है, इसलिए खाना नहीं खाया है। उमा देवी को चिंता हुई। उन्होंने कहा, इतनी थकान भरे पहाड़ों में घूमते हुए उपवास क्यों रख रही हो बहू? लेकिन सोनम ने बात को टाल दिया।
पर जब पुलिस राजा और सोनम की तलाश करते हुए शिलोंग के उस होम स्टे में पहुंची तो वहां के स्टाफ ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर पुलिस भी चौंक गई कि सोनम तो सुबह घूमने से पहले ढेर सारा नाश्ता कर गई थी। बस यहीं से पुलिस की धारणा पलट गई। राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका भाई विपिन रघुवंशी का आरोप है सिर्फ सोनम ही नहीं, शायद सोनम के कुछ रिश्तेदार भी इस कत्ल की साजिश में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उसे शक है राज के साथ सोनम का रिश्ता सिर्फ सोनम तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके घरवाले भी इस राज को जानते थे। दूसरी तरफ सोनम का भाई गोविंद, जिसने गाजीपुर से सोनम को फोन पर सुना था, अब खुले तौर पर कह रहा है कि अगर मेरी बहन ने सच में हत्या की है तो उसे फांसी होनी चाहिए। लेकिन वही सोनम के पिता इस कहानी को झूठा बता रहे हैं। उनका कहना है मेरी बेटी को पुलिस फंसा रही है, वो तो खुद एक शिकार है। लेकिन राजा के भाई विपिन ने एक और भयानक दावा किया है। सोनम ने शादी से पहले अपने घर वालों से साफ कह दिया था, जिससे मेरी शादी करवाओगे उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बावजूद इसके उसके परिवार ने सब जानते हुए मेरे भाई राजा से उसकी शादी करा दी। 3 अजनबी हिंदी भाषी युवक जो शिलोंग जैसे दूर दराज इलाके में राजा और सोनम के साथ देखे गए थे, और दूसरी तरफ एक ऐसी बहू जो सास को फोन पर व्रत का नाटक कर रही थी जबकि उसी सुबह भरपेट नाश्ता कर चुकी थी। इन दोनों बातों ने मेघालय पुलिस को शक की नई दिशा दी और फिर शुरू हुआ वो साइलेंट ऑपरेशन जिसमें एक एक कर कड़ी को जोड़ा गया। इस मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच भी मेघालय पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही थी। लेकिन सबसे खास बात यह रही, मीडिया को जरा भी भनक नहीं लगने दी गई कि पुलिस किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि पुलिस को पता था अगर कातिल को खबर लग गई कि पुलिस उसकी ओर आगे बढ़ रही है तो फिर वो फरार हो सकता है। इसलिए शिलोंग की पहाड़ियों से लेकर इंदौर की गलियों तक हर मूवमेंट गुप्त रखा गया, और यही वजह थी कि सोनम को भी पुलिस की आहट तक नहीं लगी। शिलोंग के आसपास की घटनाओं की जांच कर रही मेघालय पुलिस अब इंदौर तक आ चुकी थी, और जैसे ही उन्हें पता चला कि 3 युवकों में से एक आकाश इस वक्त इंदौर में है तो उन्होंने फौरन इंदौर क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मेघालय पुलिस के कहने पर आकाश को उसके घर से उठा लिया था। वहीं सोनम भी अब समझ चुकी थी उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि जब आकाश पुलिस के सामने टूटा तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। उसने बताया कि राजा की पूरी हत्या की प्लानिंग पहले से की गई थी और वो प्लान सोनम का था। ये सुनते ही पुलिस ने राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी तीनों को भी उठा लिया, और फिर जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी पूरा राज सामने आ गया। उधर सोनम को भी ये खबर मिल गई थी कि अब सच बाहर आ चुका है, इसलिए उसने राज की मदद से एक टैक्सी बुक की और निकल पड़ी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की ओर, ताकि पुलिस के सामने अपहरण पीड़िता बनकर खुद को मासूम साबित कर सके। वहीं सोनम की शादी तो फरवरी में तय हो चुकी थी, लेकिन शायद सोनम का मन उस रिश्ते में कभी था ही नहीं। शिलोंग पुलिस ने बताया कि शादी से बचने के लिए सोनम और राज ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पहला प्लान था नकली मौत का ड्रामा। सोनम को इंदौर के पास एक सुनसान नदी के किनारे घूमने जाना था और फिर अचानक लापता हो जाना था। वहीं उसके कपड़े, चप्पल, पर्स सब कुछ नदी किनारे छोड़ दिए जाते ताकि लगे कि सोनम उस नदी में डूब गई है, और फिर जिंदा रहकर गायब हो जाना था। लेकिन सबको यकीन दिलाना था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उस वक्त नदी में इतना पानी नहीं था, इसलिए सोनम और राज ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। फिर एक प्लान के तहत सुनसान जगह पर सोनम के कद काठी की एक लड़की को उसके कपड़े पहनाकर कार में बैठा देना था। फिर कार को आग लगाकर पूरी दुनिया को दिखा देना था कि सोनम जलकर मर चुकी है। लेकिन अगर जली हुई लाश का डीएनए टेस्ट हुआ तो सारा खेल उजागर हो जाता, इसलिए ये भी फेल हो गया। फिर आखिरी रास्ता बचा था राजा को ही रास्ते से हटा देना, ताकि रास्ता साफ हो जाए। फरवरी में सगाई के बाद राजा और सोनम के बीच शादी रोकने के लिए एक से बढ़कर एक साजिशें रची गई। लेकिन शायद अब सोनम जान चुकी थी अब केवल राजा की मौत ही उसे आज़ादी दिला सकती है। अब वो खुद नहीं मरेगी, बल्कि उस शख्स को मारेगी जिससे उसकी शादी हो चुकी थी। वहीं जिस सोनम को पुलिस ने राजा रघुवंशी के कत्ल का मास्टरमाइंड बताया, उसी सोनम को मोहल्ले वाले आज भी बिट्टी कहकर बुलाते हैं। एक सीधी सच्ची धार्मिक मासूम लड़की जो हर किसी की मदद करती थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हर त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। जब मोहल्ले वालों से पूछा गया क्या बिट्टी ऐसा कर सकती है, तो हर कोई चौंक गया। किसी ने कहा नहीं भाई, वो तो पूजा पाठ वाली लड़की थी। तो कोई बोला हमारे बच्चों की टीचर जैसी थी, ऐसी लड़की कत्ल करे यकीन नहीं होता। लेकिन शिलोंग पुलिस का कहना है
सोनम सिर्फ एक खूनी नहीं थी, वो एक ऐसी मास्टरमाइंड थी जिसने कत्ल के हर हिस्से को सोच समझकर एक कहानी जैसा तैयार किया था। वहीं 2 जून को जब मेघालय की खाई से राजा रघुवंशी का शव मिला तो खबर उड़ते उड़ते इंदौर पहुंची। 4 जून को जब राजा की लाश इंदौर लाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसी वक्त एक लड़की अपने कमरे में बैठकर न्यूज़ चैनल पर यह सब देख रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, सोनम थी। वही सोनम जिसने राजा को प्यार के नाम पर शादी का सपना दिखाया और फिर उसी सपने की कब्र खुदवाई। वहीं 22 मई नौगरियात फाल की वादियाँ, चारों ओर हरियाली और झरने। राजा और सोनम एक लोकल गाइड एल्बर्ट पेट की मदद से इलाके की सैर कर रहे थे। लेकिन अगले दिन 23 मई को जब राजा फिर से उसी गाइड को साथ ले जाना चाहता था तो सोनम ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्या उसे डर था कि गाइड की मौजूदगी में उसका प्लान फेल हो सकता है? और फिर वही हुआ जो सोनम ने कभी सोचा भी नहीं था। 23 मई की दोपहर राजा पहाड़ों की ओर चढ़ रहा था। साथ में थे 3 हिंदी भाषी युवक। और ठीक उसी वक्त गाइड एल्बर्ट रास्ते में खड़ा था। उसने देखा राजा 3 अनजान युवकों से हिंदी में बात करते हुए आगे बढ़ रहा है और सोनम पीछे पीछे चुपचाप आ रही थी। एल्बर्ट को कुछ अजीब लगा, पर जब उसने टीवी पर राजा की गुमशुदगी और फिर उसकी हत्या की खबर देखी तो उसने खुद पुलिस को जाकर यह बात बताई। और यहीं से हुआ मामले का सबसे बड़ा मोड़। पुलिस को समझ में आ गया कि यह कोई लूट नहीं थी, यह एक साजिश थी। जिसके बाद पुलिस की जांच तेज हुई। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जब राजा और सोनम मेघालय के खूबसूरत लेकिन अनजान इलाकों से अचानक लापता हो गए तो जैसे भूचाल आ गया। इंदौर से लेकर दिल्ली तक हर जगह एक ही आवाज़, पुलिस कुछ नहीं कर रही। लेकिन इस हंगामे के बीच 2 चेहरे चुपचाप हर कदम पर सच्चाई की तलाश में लगे थे। एडिशनल डीसीपी इंदौर श्री राजेश दंडोतिया और शिलोंग एसपी श्री विवेक सेम। इन्हीं 2 अफसरों की सतर्कता, साहस और सटीक रणनीति ने एक ऐसी साजिश को उजागर कर दिया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। कुछ ही दिनों में राजा के हथियारों को गिरफ्तार किया गया और सोनम का पर्दाफाश हुआ। और जिस सोनम ने सोचा था कि वो अपहरण की झूठी कहानी से पूरे सिस्टम को धोखा दे देगी, वही सोनम अब सलाखों के पीछे है। एक तरफ मीडिया शोर मचा रहा था, पर दूसरी तरफ इंदौर क्राइम ब्रांच और ईस्ट खासी हिल्स जिला पुलिस चुपचाप मगर बेहद तेजी से एक बड़ी साजिश की परतें खोल रही थी। जितना बाहर से सब कुछ गुमशुदगी लग रहा था, भीतर ही भीतर एक कातिल का चेहरा धीरे धीरे बेनकाब हो रहा था। लेकिन इन अफसरों की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने एक बार भी किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी कि असली शक राजा की पत्नी सोनम पर है। फिर आया 8 जून का दिन। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सुबह सुबह पहले ही आरोपी आकाश को उठा लिया था और सिर्फ 4 घंटे बाद ही वो चुप्पी टूटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साजिश का सबसे बड़ा राज खुल चुका था। अब सबके सामने था एक नवविवाहिता दुल्हन जिसने प्यार और शादी के नाम पर एक निर्दोष युवक को मौत के घाट उतार दिया। सोनम का मकसद सिर्फ एक था, बिना बदनाम हुए अपने प्रेमी राज को हासिल करना। और इस मकसद के लिए वो 2 बार खुद को मरा हुआ दिखाने की साजिश रच चुकी थी। लेकिन दोनों बार या तो हालात साथ नहीं आए या उसकी साजिश अधूरी रह गई। और फिर सोनम ने अब तक की सबसे खतरनाक योजना बनाई। इस बार खुद नहीं, पति राजा को मारना था, और वो भी उससे शारीरिक रिश्ता बनाए बिना। हनीमून का सपना दिखाकर राजा को फंसाया गया, गुवाहाटी ले जाया गया और फिर एक प्रेमी के लिए एक पति की हत्या कर दी गई। लेकिन अब सवाल है, क्या इस साजिश में सिर्फ सोनम और राज ही शामिल थे या फिर इस प्रेम हत्या ड्रामे के पीछे और भी चेहरे छुपे हो सकते हैं? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये एक ऐसा खेल है जिसमें हर किरदार नाकाम में है। हमारी कोशिश है ऐसी सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उसे बदनाम करने की नहीं है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।